आ रही है ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, बल्कि यूं कहें कि कुछ ही सेकंडों में अब शुरू हो जाएगी काउंटिंग। ये बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब कुछ ही सेकंडों में यहां पर शुरू हो जाएगी मतगणना। करनाल उपचुनाव के लिए भी मतगणना होनी है। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, महज कुछ ही पल और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो गिनती है वो बैलेट पेपर की होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी और तमाम उम्मीदवार जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, जो इस इंतजार में थे कि अब की बार किसकी सरकार, इससे पर्दा भी उठेगा और मालूम होगा कि वाकई में लोगों के दिलों में कौन है। तमाम एग्जिट पोल्स आपने देखे, लेकिन सबसे बड़ा पोल जो आम जनता का, जो आम लोगों की राय का, जो आम लोगों के व्यूज का, खास तौर पे उन्होंने हरियाणा न्यूज के कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ साझा किए और उसने हमें बताया कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव में उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कड़ी सुरक्षा है, तमाम उम्मीदवार तैयार हैं, हर पार्टी के एजेंट्स तैयार हैं और साफ तौर पे इस कोशिश में है कि फेयर काउंटिंग। हालांकि ट्रेनिंग्स लगातार उन्हें दी जा रही थी, लगातार ये भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से फेयर काउंटिंग करवाई जाए। आरोप लगातार विपक्ष ने ईवीएम को लेकर भी लगाए, लेकिन आज जब ईवीएम खुलेगी तब क्या होगा? ईवीएम में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद है और आज किसकी किस्मत खुलेगी ये मालूम होगा। तमाम लोगों को इस बारे में अब से कुछ ही देर में 8:01 सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग आपको बता दें कि होगी। शुरुआत बैलेट पेपर से और उसके बाद ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। तो बैलेट पेपर, हालांकि अगर हम बैलेट पेपर की बात करें, जब बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी तो थोड़ा सा धीरे से, धीमी गति से जो रुझान है वो सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो आप देखिए किस तरीके से जो स्क्रीन्स पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो 000 फिलहाल नजर आ रहे हैं, ये किस तरीके से रुझान बदलते हैं, बढ़ते हैं और किस पार्टी की झोली में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम लोग जो ये लगातार पूछ भी रहे थे कि 01 कैसे, एनडीए को 01 कैसे दे रखा है, तो उनकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि ये वो सूरत की सीट है जिससे पहले ही बीजेपी ने जीत लिया था निर्विरोध। सूरत से जो लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी झोली में ये सीट चली गई थी, इसीलिए 01। तो ये 01 वो सीट है जो सूरत की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहले ही जा चुकी है और वहां से निर्विरोध चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका पर्चा खारिज हो गया था कुछ तकनीकी कारणों की वजह से और बाकी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था नामांकन वापसी के दिन और सिर्फ मैदान में बीजेपी के कैंडिडेट ही रह गए थे, तो वहां पे चुनाव कराने की नौबत आई ही नहीं और ये सीट साफ तौर पे एनडीए की झोली में चली गई। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। हरियाणा न्यूज पर आप लगातार सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे देखेंगे, क्योंकि आपको लगातार ये मालूम है कि हरियाणा न्यूज किस तरीके से, कितनी बारीकी से और कितनी जिम्मेदारी से तमाम चीजें आप तक पहुंचाता है, आपको बताता है। और साफ तौर पर अगर आपको हरियाणा का हाल जानना है, हरियाणा की हर एक बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन लेनी है, राउंड वाइज कौन कैंडिडेट आगे, कौन पीछे, ये तमाम चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज पर आपको ये देखने को मिलेगी। करनाल उपचुनाव, वहां पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्या होगा, किस तरीके से जो उम्मीदवार मैदान में है, क्योंकि वहां से प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में थे। अब जब लोगों ने जो वोट दिया, वो नतीजे जब सामने आएंगे तो किस पक्ष में होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। आप देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगातार बार बार ये कहती रही कि 11 जो सीटें हैं, हम 11 के 11 फूल कमल के खिलाएंगे और मोदी जी को जो बुके देंगे उसको समर्पित करेंगे, 11 फूलों को भी उस बुके
में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वाकई में क्या हरियाणा में ऐसा है? क्योंकि आप देखिए हर जगह बार बार हमने जब लोगों से बात की, लोगों का मूड जाना, लोगों से समझा कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, तो आप देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मामला एक तरफा है। कड़ी टक्कर हरियाणा में तो कम से कम देखने को मिल रही है। ऐसे में आज जब रिजल्ट आ रहे हैं, जब अब से कुछ देर बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 0-0 के आंकड़े हैं ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तब आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हरियाणा के लोगों ने वोट किया। हालांकि हरियाणा के वोटर्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत ही समझदार वोटर है हरियाणा का। हरियाणा के वोटर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, भले ही कैमरे पे आपको कुछ भी कह दें। लेकिन किस तरीके से रिजल्ट आते हैं और क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सबके लिए बना हुआ है। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको तो कोई टक्कर में मान ही नहीं रहा है, आपको तो ये साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है, कंपटीशन में है क्या जननायक जनता पार्टी किसी भी सीट से? प्रतिमा दत्ता जी, सबसे पहले तो आपको जो प्रवक्ता साथी जुड़े हैं उनको और हरियाणा प्रदेश के जनावाम को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। जो आपने कहा, आप सीनियर एडिटर इन चीफ हैं हरियाणा न्यूज के, और जो आपने कहा कि जननायक जनता पार्टी को तो कोई मुकाबले में मान ही नहीं रहा, मैं बड़ी शिद्दत और जिम्मेवारी से एक बात को आपके चैनल पर स्वीकार करता हूं। ये जो चुनाव था जी, राष्ट्र का चुनाव था और प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था, राष्ट्र की सरकार बनाने का चुनाव था। और जो राष्ट्रीय चैनल थे जी, उन्होंने बार बार एक सिनेरियो सेट करने की हरियाणा प्रदेश में कोशिश की। जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। इस धारणा ने कहीं ना कहीं वोटर के मन में यह संदेह पैदा किया कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही दोनों का मुकाबला है। तो आप लोगों को पहले ही रेस से बाहर कर दिया? आप लोगों को पहले ही रेस से बाहर कर दिया क्या लोगों ने? आप मेरी बात सुनेंगे तो सुनेंगे, जल्दी बात करेंगे अजय जी, तो मजा भी आएगा और लोग भी जो सुन रहे हैं वो उनको कंक्रीट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, क्योंकि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, साथ साथ तमाम इन्फॉर्मेशन भी लोगों को देनी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्र का चुनाव था, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था, तो मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है, अभी रिजल्ट आने बाकी है, कि वोटर दो ही धड़ों में ध्रुवीकरण हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला, दूसरा भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला। तो पहले से ही हार मान लिए तो अजय चौधरी साहब, पहले से ही हार मान ली जननायक जनता पार्टी ने? आप ये मेरा एनालिसिस है, थोड़ी देर के बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा एनालिसिस है आपका, और अच्छा है आप इस तरीके से मान भी रहे हैं। अभी तो आप देखिए कि काउंटिंग शुरू हुए 7 मिनट हुए हैं महज, और आप अभी से ही आपने एडमिट कर लिया कि ठीक है, लोग हम टक्कर में थे ही नहीं, हम कंपटीशन में थे ही नहीं। लेकिन अगर साफ तौर पे बात की जाए, आप देखिए अगर हरियाणा में भी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये भी मानेंगे अजय जी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस की राजनीति है या कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको लेकर हरियाणा के लोगों ने वोट नहीं दिया है कांग्रेस को। अगर वो साथ में गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर गए। नहीं, मैं इस बात को एडमिट नहीं करता। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध था, तो लोगों ने डाइल्यूट होकर के ध्रुवीकरण कर करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कास्ट किया है। विपक्ष के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। उनका तो मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करना था। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और आईएनएलडी से प्रवक्ता भी जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। वत्स साहब, पहले आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि जेजेपी वालों ने तो साफ तौर पे मान लिया है कि वो कंपटीशन में कहीं थे ही नहीं। आपको क्या लगता है कितनी मजबूती से इस बार आप लोग लोकसभा चुनाव में खड़े रहे, और अब जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो कहां तक कांग्रेस पार्टी जा पाएगी? देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन ने कहा है कि जो एग्जिट पोल तमाम दिखाए गए हैं वो हारेंगे और इस बार जो है जनमत जीतेगा।
तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि इस बार 295 सीट प्लस इंडिया गठबंधन की आने वाली है और कांग्रेस पार्टी की जो है वो 150 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। ठीक है तो वत्स साहब, एक बार आपको रोकूंगी बीच में, एक बार रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से पहले लोगों को हम बता दें वो बड़ी जानकारी। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, 9 मिनट हो चुके हैं, 8:09 हो चुके हैं और आपको बता दें कि बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो चल रही है एनडीए गठबंधन के पक्ष में। हालांकि पहला रुझान जो है वो आ गया है। अब देखिए टैली भी अब बढ़नी शुरू हो गई है। यूपी के कैराना से बीजेपी को बढ़त मिली है, एनडीए 3, इंडिया 3। अन्य की अगर बात करें तो 6 का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। माफ कीजिएगा, अन्य की जो बात करें तो 0 का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर। अभी देखिए मुकाबला एकदम कांटे का, 3 पर एनडीए, 3 पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो है पहला रुझान भी गया। यूपी की कैराना सीट से साफ तौर पे बीजेपी को बढ़त मिलती यहां पर नजर आ रही है। वत्स साहब अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, हमारी इंडिया गठबंधन ने कहा है कि 295 प्लस सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये तो बीते 10 साल रहे हैं। इस बीच में कोई एक कारण नहीं है कि जनता जो है वो भाजपा को या फिर एनडीए अलायंस को चुने। किसान उनको नहीं चुनेंगे क्योंकि उनके ऊपर 3 काले कृषि कानून दिए, महिलाएं उनको नहीं चुनेंगी क्योंकि किस प्रकार से महिलाओं को महंगाई की मार दी, युवा उनको नहीं चुनेंगे क्योंकि किस प्रकार से बेरोजगारी दी। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि किस वजह से जो जनता है वो भाजपा को चुने। और तमाम ऐसे जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन एक ऐसी पार्टी है, सरकार है बन सकती जो कि जनता की बात करेगी। हम उनको 30 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। देखिए टैली लगातार बढ़ती जा रही है, 7 एनडीए और 8 इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये आंकड़े जो है ये फाइनल नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई है और धीरे धीरे जो है वो स्थिति जो पूरी तरीके से साफ होगी और हरियाणा में क्या कुछ रहेगा वो तमाम जानकारियां सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओमकार सिंह जी, आपको क्या लगता है, टक्कर की बात करें, सीधा सीधा बीजेपी कांग्रेस की बात हो रही है, ना जननायक जनता पार्टी की, ना इंडियन नेशनल लोक दल की, ना किसी और कैंडिडेट की, ना किसी और उम्मीदवार की यहां पर बात होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है ये प्रदर्शन जो इस बार लोकसभा चुनावों में रहने वाला है इंडियन नेशनल लोक दल का, ये किस तरीके का होगा और क्या फैसला लोग करने वाले हैं? रतिमा जी, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि कांग्रेस और बीजेपी। जो मैंने देखा इस बार जो हरियाणा का और देश का वोटर है वो 2 हिस्सों में बट गया, एक मोदी एक नॉन मोदी, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस। एक मोदी वो लोग जो मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और नॉन मोदी में विपक्ष भी है, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। कुरुक्षेत्र में अभी चौटाला जी स्ट्रांग है, सिरसा में स्ट्रांग है, हम हिसार में स्ट्रांग है। जहां विपक्ष की कोई और पार्टी स्ट्रांग है वहां उस पार्टी के पक्ष में लोग, और जहां वो स्ट्रांग कांग्रेस है, आप मान रहे हैं, आप सिरसा में स्ट्रांग मान रहे हैं ओमकार जी, आप सिरसा में स्ट्रांग मान रहे हैं अपने आप को, आप हिसार में स्ट्रांग मान रहे हैं और आप कुरुक्षेत्र में स्ट्रांग मान रहे हैं, हिसार में भी और कुरुक्षेत्र में भी। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 3 सीटों पे आप जबरदस्त फाइट देने वाले? बिल्कुल जबरदस्त फाइट देने वाले हैं। और एक बात मेरे को पूरी कर लेने दीजिए, मीडिया भी जो परसेप्शन बनाता है, अब देखिए आप ही की बात दोहराता हूँ, आपने कहा पहला रुझान बीजेपी के एनडीए के पक्ष में, फिर आपने बोला 3-3 पे दोनों एनडीए और इंडिया, फिर आपने बोला 7 पर एनडीए और 8 पर इंडिया। अभी 9 पर एनडीए और 22 पर इंडिया है जनाब। ओमकार जी, ये रुझान है और आपको पता है जब नतीजे आते तो किस तरीके से पल पल तस्वीरें बदलती हैं, टैली के नंबर लगातार बढ़ते हैं। अब जब मैं एक आंकड़ा बोलूंगी तो उस बीच में तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, तो मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अब उसमें आपको किसी भी तरीके से रुझान मिले या ना मिले तो उसमें मेरी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये लोगों का फैसला है और लोगों ने जो फैसला दिया वो ईवीएम में जो कैद हुआ और आज सबके सामने आएगा, तो उसमें मेरा या मीडिया चैनल्स का या किसी भी तरीके से किसी पत्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो ईवीएम में लोगों का फैसला है वो कैद हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो हमें देनी है। अब आपके लिए अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन देनी है और वो अपडेट लगातार होती रहेगी। अभी आप स्क्रीन देखेंगे हमारी तो 10 एनडीए, अभी आप हमारी स्क्रीन देखेंगे ओमकार जी तो 10 एनडीए और 28 इंडिया और 2 अन्य फिलहाल चल रहे हैं। तो आप देखिए लगातार अपडेट हो रही है चीजें और ये होती रहेंगी।
रतिमा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं आप बात पूरी कीजिए ना। आप नहीं आप नहीं मैं बात आपकी पूरी होने दे रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि आपने पहले 1 बोला, फिर आपने 3 बोला, फिर आपने 6 बोला। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं बता रही हूँ NDA 11 और इंडिया 32, तो जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी वो देनी पड़ेगी सर। सुनी नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। आप ही बोलते रहिए, दूसरे को ना बोलने दीजिए। मैं तो बोलूंगी ना सर, मुझे तो इन्फॉर्मेशन देनी है। आप भी बायस है कहीं ना कहीं। ये आप तय नहीं कर सकते कि मैं बायस हूं कि नहीं। ओमकार जी इतनी टीस क्यों? अभी तो लोगों को फैसला करने दीजिए ना। आप कह रहे हैं 3 सीटों पर टक्कर में है हम, और टक्कर में तो शांत बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। क्यों अभी से स्ट्रेस ले रहे हैं? ये बौखलाहट, हार की नजर तो नहीं आ रही है? छोड़िए। अरे आप कह रहे हैं आप बायस्ड हैं, आप ये कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं? अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं, जो ईवीएम में आंकड़े सामने आ रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर आपको उसको उसमें भी तकलीफ है, अगर आपको उसको भी एडमिट नहीं करना है, अगर आपको उसके लिए भी ये कहना है कि हम बायस्ड है, तो सर आपकी मर्जी। आपकी अगर इसी में संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है इसी में खुशी मिल रही है, आप मीडिया को कोस लीजिए तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए आप। व्हाट्सएप आपको क्या लगता है शुरुआती रुझान जो है अभी देखिए कड़ी टक्कर, 35 NDA, 38 इंडिया और 3 अन्य। क्या लगता है जब अब जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं 295 वो पॉसिबल होगा क्या? देखिए वो तो दिख ही रहा है। अगर जो शुरुआती रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, अगर 32 जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। अभी 40 इंडिया और 38 इंडिया सर। हाँ देखिए वही आप ले लीजिए, है ना। तो जो शुरुआती रुझान जो है अगर वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है, तो ये दिख रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखाने की कोशिश की गई थी, और कई बार तो मैंने ये भी देखा कई न्यूज चैनल पे कि मतलब 10 सीटें जो है उससे इंडिया वो कांग्रेस पार्टी लड़ी है, लेकिन सीटें जिता दी है, वहां पे जो आशंका है वो 16 दिखा दी है। तो एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ एक मतलब एक मजे लेने के एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हो सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था, अगर आप देखेंगे 2004 में भी एग्जिट पोल आया था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को प्रचंड बहुमत की सरकार ने दिखाया था। लेकिन क्या नतीजा रहा? हमने देखा कि यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। हमने देखा था कि बंगाल में भी एग्जिट पोल बिल्कुल ऐसा है। देखिए एग्जिट पोल तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल सटीक साबित होना ही है, लेकिन असली में रिजल्ट क्या आएगा ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को मालूम है। और हालांकि अनुमान हर कोई लगा सकता है, जो कि अपने एग्जिट पोल के जरिए तमाम चैनल्स ने लगाया और अपने अपने रिजल्ट सबने दिए। अब लोगों ने क्या फैसला किया वो टीवी स्क्रीन पर 44 NDA और 40 इंडिया, साथ ही साथ 3 अन्य फिलहाल नजर आ रहे हैं। वही अगर कोई भी जैसे जो एग्जिट पोल है उसमें जैसे बीजेपी को जीत दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, तो उससे बीजेपी संतुष्ट हो सकती है कि भैया उनको एग्जिट पोल में जीत मिल गई। लेकिन वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो उसको एज अ फाइनल नहीं लेकर जा सकते। इस वजह से इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 295 सीट आएंगी। और ये जो हमने एक आंकड़ा दिया, ये हमने आंकड़ा इस बेसिस पे दिया क्योंकि जितने भी हमारे जो नेता रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हर एक प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने अपनी एक असेसमेंट की है। उनके जो एक अपने सोर्सेस रहे हैं, सर्वे रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि क्यों उनको 295 की सीटें मिल रही हैं। तो उन्होंने जो जनता के बीच में निरंतर रहे हैं, उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा इतने बीते लंबे सालों का राजनीति का, हाँ। तो उसके आधार पर हमने 295 का हमने आंकड़ा दिया। ठीक है, अभी कितना वो सच साबित होता है या लोग ने क्या फैसला करते हैं उसको लेकर, ये अब से कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन साफ तौर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट बता रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फिलहाल रामराजी शर्मा भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी जुड़ चुके हैं। सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शर्मा साहब क्या लगता है, दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं या फिर बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं कि जीत निश्चित है? देखो जी, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी 11 कमल खिलने जा रहे हैं देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, क्योंकि काम किया है और मोदी जी ने सिद्ध किया है। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि विदेश में हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने विश्व के। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी शुरुआती रुझानों में शर्मा साहब लगातार कड़ी टक्कर दिख रही है। शुरुआती रुझानों में आप देखिए 53 NDA, 42 इंडिया।
देखो शुरू में होता है ऐसा, लेकिन लास्ट में जीत होती है मोदी जी की, क्योंकि जनता जनार्दन के वो आपको कहते पता हैं है कि पूरा जीत देश मोदी जी मोदी की में हो होनी गया है। है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है। हाँ, तो कह रहे जीत होती है मोदी बिल्कुल, जी हमारे की। को विश्वास है जनता जनार्दन पे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। उन्होंने काम ऐसा किया है, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर तो प्रधानमंत्री हरियाणा में इतनी जबरदस्त टक्कर की बात क्यों हो रही है? हरियाणा में इतनी जबरदस्त टक्कर की बात क्यों हो रही है? देखो शुरुआती लग रहा है, ऐसा नहीं, हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया है। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। अपना आप में गौरव की बात है। ये सिद्ध किया है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, संगठन कौशल हैं, भाई युवाओं के हृदय सम्राट हैं, ठीक है, प्रेरणा ठीक है। स्रोत हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दूं, हरियाणा वाले जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जान लीजिए कि कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं, नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम बड़ी टक्कर में है, कड़ी टक्कर में है, लेकिन कड़ी टक्कर फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार इंडिया अलायंस, और यहां से ये जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, ये फिलहाल आगे चल रहे हैं। और देखिए जबरदस्त फाइट नजर आ रही थी कुरुक्षेत्र में। भले ही तमाम पार्टियों के तमाम नेता किसी भी अपने उम्मीदवार को आगे फाइट में मान रहे हों, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, जब मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, तब साफ तौर पे जो टक्कर थी वो सुशील गुप्ता और बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल में नजर आ रही थी। करनाल से मनोहर लाल पीछे चल रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल पूर्व सीएम हरियाणा के फिलहाल पीछे चल रहे हैं, और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। आगे आगे क्या होता है, क्या फैसला लोग करते हैं, किस तरीके से तमाम चीजें होंगी, ये स्थिति साफ होगी। लेकिन 2 अपडेट बड़ी हरियाणा की तरफ से आपको बता रहे हैं। इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से, और करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। करनाल से जो पहला रुझान सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिल रही है। हम अगर एनडीए की बात करें तो 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है, और इंडिया गठबंधन 61, साथ ही साथ अन्य की अगर बात की जाए तो 7 का आंकड़ा जो है वो इंडिया अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, शायद सुखबीर तंवर जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो हमारे साथ अंश वत्स साहब हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। अंश जी, 295 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 जो रुझान सामने आए हैं, करनाल से मनोहर लाल जी पीछे चल रहे हैं, और कुरुक्षेत्र से जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि दोनों जगह पर फिलहाल आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जैसे ये जो शुरुआती रुझान है, जिस प्रकार से सुशील गुप्ता जी जो इंडिया अलायंस के हमारे साझा उम्मीदवार है, करनाल से किस प्रकार से एक मजबूत चेहरा माने जाते थे मनोहर लाल खट्टर जी को, उनको किस प्रकार से एक युवा चेहरे ने, किस प्रकार से एक नए चेहरे ने उनको पीछे, उस युवा चेहरे को तो डमी कैंडिडेट करार दिया था। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये जो हमारे करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, युवा चेहरा जिनको डमी कहा जाता है, किस आधार पे उन्होंने अपने काबिलियत के आधार पे पहले वो एनएसवाई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, अपने काबिलियत के आधार पे जनता के मतों से जीत कर वो हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो तमाम उन्होंने हर पहलू पर अपने आप को एक बार रोको कि रोहतक से भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं, ये भी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। अजय चौधरी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, आप लोगों का तो अभी कहीं पर भी नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, क्या लग रहा है, कुछ खाता खुल पाएगा या फिर ऐसे ही? जिस तरह आपने बताया, मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा चुनाव है जिसमें 2 ही दलों के बीच में चुनाव सिमट करके रह गया है। 1977 में ऐसा हुआ इमरजेंसी के बाद, जब कांग्रेस और जनता के बीच में चुनाव लड़ा गया था, और जनता 2 ही दलों में ध्रुवीकरण होकर के उस समय रहा था। एक पक्ष जहां
इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए तत्पर था, तो दूसरा तरफ इंदिरा गांधी जी को जिताने के लिए तत्पर था। जिस तरह के नतीजे और आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल पहले भी आपका सरेंडर हो आपको चुका है, अब जमानत बचेगी या नहीं, सवाल यही बचा है ना? ये तो फैसला अभी थोड़ी देर में हरियाणा प्रदेश की जनता को करना है। जो फैसला आएंगे वो आपको बताएंगे, जो हरियाणा प्रदेश बिल्कुल की हम भी जनता आपको बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ ही करेंगे। हैं। राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, टक्कर साफ तौर पे नजर आ रही है और बिल्कुल एक तरफा तो कम से कम मामला अभी नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती रुझानों में खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करें तो तमाम जो कैंडिडेट्स गठबंधन के हैं वो फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा जी कि भारतीय लोकतंत्र का जो इतिहास है वो ये है कि मतदाता जो है बहुत ज्यादा शक्ति और मनमानी और डिक्टेटोरियल व्यवहार को पसंद नहीं करता है। बिल्कुल 1977 में वो फैसला हुआ, वो भी ऐसा ही था। और यहाँ भी जो है ठीक है, जनहित के काफी काम भी हो रहे थे हाँ। और योजनाएं भी लाई गई, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था शासन। तो यहाँ वो विपक्ष भी खड़ा हुआ, विपक्ष को एक ताकत भी मिली, मतदाता का रुझान विपक्ष की ओर बढ़ा। तमाम जो है विपक्ष की पुरानी कमजोरियों को उठाने के बावजूद मतदाता ने ये सोचा है कि संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ। आप पुरानी कमियां दिखाते रहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये देखना तो भी आपको जरूरी है। लगता है कि नतीजे चौंका सकते हैं राजेंद्र जी? नतीजे चौंका सकते हैं। हम तो एक एग्जिट पोल कुछ भी आते रहे हो, पर मेरा ये आकलन था कि मुकाबला है कड़ा। हालांकि बिल्कुल, मुकाबला क्योंकि कड़ा हम कहने में ग्राउंड भी पे भी कांग्रेस गए। वालों को परेशानी हो जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि वो मैं कहते खुद थे, ये ग्राउंड तो पे भारतीय गई जनता पार्टी राजेंद्र की जी बात और हर है। जगह पर मैंने लोगों से जाके बात की। आप देखिए कहीं पर भी एक तरफा तो कंपटीशन नजर नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही एक पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं लहर नजर आ रही है। कंपटीशन कड़ा हर जगह पर, हर विधानसभा से नजर आया और वो कहीं ना कहीं जो पूरी लोकसभा को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। हालांकि जब वो पूरे डिटेल आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद उस पर चर्चा होनी लाजमी है। लेकिन एक तरफा तो मुकाबला बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं उनको तो सोचना पड़ेगा, चाहे जननायक जनता पार्टी हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, उन दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर अब क्या करना है। क्योंकि हरियाणा में भी मैं जिस तरीके से पहले भी सवाल किया, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है उसको लेकर एक्सेप्टेंस ज्यादा नहीं है। हरियाणा में एक साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के साथ लोग जाते हुए नजर आ रहे थे और फाइट में अगर कांग्रेस के साथ भी जाने को पसंद कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जाने को पसंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये है कि एक तरफा इस बार नहीं है, बड़ा कड़ा मुकाबला है और पूरे देश भर में, न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर में बिल्कुल कड़ा मुकाबला देखने को बिल्कुल मिलेगा। कड़ा मुकाबला है। अब आप देखिए टैली भी नेक्स्ट लगातार में बढ़ती जा रही है। आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है। 122 एनडीए 75 इंडिया। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला फिलहाल आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि हिसार से रंजीत चौटाला आगे, रोहतक से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला वो आगे। आपको बता दें किस तरीके से आपने देखा कि निर्दलीय विधायक चुनकर आए रानिया से, बीजेपी को समर्थन दिया, कैबिनेट में जगह मिली और अब जिस तरीके से लोकसभा की टिकट बंटनी थी तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, टिकट दे दी गई, चुनावी मैदान में उतारा गया और फिलहाल अभी आगे नजर आ रहे हैं। क्योंकि हिसार में भी कड़ी फाइट की बात लगातार सामने आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है रंजीत सिंह चौटाला, उनकी सीधी टक्कर जेपी से है। हालांकि अगर हम हिसार सीट की बात कर लें तो जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला मैदान में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टक्कर लोग भी मान रहे हैं सीधी सीधी बीजेपी कांग्रेस की, यहां पर भी अब पार्टी के कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वाकई में जो स्थिति है वो यही थी। ग्राउंड पे जो क्लैरिटी है वो उनको भी पता ही होती है, जो खुद चुनाव लड़ रहा होता है या जिस भी पार्टी से वो ताल्लुक रखता है। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। 122 एनडीए 75 इंडिया 9 अन्य। तो लगातार ये जानकारी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब पीछे चल रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे चल रहे हैं।